My name is Suez Bajpayee and on behalf of Supreme 16 I am going to teach you electrostatic। तो अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर चुके हैं, हमने पिछली क्लास में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल देखे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट पे, ठीक है। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल तो हम देख चुके हैं कि किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, है ना, किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। अब इस चीज़ की बात हम इस सेक्शन में, इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इस तरह से है कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि प्लेट्स में जो चार्ज डेंसिटी होती है वो एक साइड ही होती है, क्लियर। ऐसा नहीं होता कि सेम चार्ज दोनों साइड हो, प्लेन 2D कंसेप्ट पे होता है और प्लेट एक 3D है, ठीक है, जिसकी कुछ थिकनेस भी होती है, बस ये याद रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे नीचे साइड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और ऊपर साइड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। मींस ऊपर वाली प्लेट पे आपको जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा दी हुई है और नीचे वाली प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा दी गई है, मैं क्लियर। तो इस तरह से आपको चार्ज डेंसिटीज दोनों प्लेट्स पे दी गई हैं, क्लियर। और आपको एक और चीज दी गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में, वैसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली नहीं देखी है, तो हम यहाँ पे उस कंसेप्ट की बात अभी नहीं करेंगे, क्लियर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई दे रखी है, क्या दे रखी है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। और ये हमें दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, क्लियर। तो उसके अब क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, जिसका मास m है और चार्ज q है, क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द स्पीड विद विच Q will strike the opposite plate। Find the speed with which Q will strike the opposite plate। मतलब क्या हो रहा है कि अब ये चार्ज जो पॉजिटिव Q है ये यहाँ से रिपल्शन फील करेगा और यहाँ से अट्रैक्शन फील करेगा। अब इस हिसाब से ये चार्ज नीचे आने लगेगा और आपको अब निकालना है कि ये चार्ज जब इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। आपने काफी बार किया होगा कि बॉल को यहाँ से छोड़ा है, उसको नीचे जाते जाते उसकी स्पीड क्या हो गई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन टाइप का ही क्वेश्चन होगा ये जहां तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक मेरा सजेशन है आपको कि ये वीडियो स्टार्ट सॉल्यूशन देखने के पहले एक बार खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, क्लियर। हो जाए तब भी देखिएगा और ना हो फिर भी देखिएगा, क्लियर, तब तो देखेंगे ही आप, ओके। तो आगे आते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो हमारा एक्सेलरेशन है, इस चार्ज पार्टिकल पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना है। एक्सेलरेशन के हमें पहले फोर्स देखना पड़ेगा। तो फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल पे F Q पे जो फोर्स लग रहा है दिस विल बी Q into E का फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा Q पे वो QE/m हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गाइस हम अब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। हम नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्सेस मानना है, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है। आप नीचे की तरफ निगेटिव भी ले सकते हो, क्लियर। ये साइन कन्वेंशन हम पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, चलिए, या फिर आप अभी तक जो लेते आए थे हम निगेटिव ही ले लेते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट साइड नेगेटिव ले लेंगे। याद रखिएगा साइन कन्वेंशन हम नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है अगर हम वेक्टर के साथ दिखाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारा -QE/m होगा, ठीक है। और ये जो है J कैप में होगा, J कैप। A एक्सेलरेशन विल बी -QE/m J कैप, क्लियर। J कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। अभी चलिए J कैप I कैप की हम बात अगर ना भी करें तो भी हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होगा, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं ये एक्सेलरेशन कैसा है, क्या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है। जी हाँ, ये एक्सेलरेशन बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, Q तो कांस्टेंट है ही और m भी कांस्टेंट है, क्लियर। हेंस दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्लियर। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अब हम इसमें वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस की इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से छोड़ा गया है, जब ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा तब उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अगर पार्टिकल अभी रिलीज किया गया है
तो इस वजह से यहाँ पे u जो होगा, u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, क्लियर। और जब ये पार्टिकल यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी समथिंग v, लेट इट टू बी v, क्लियर। तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो हमें फाइंड करना है कि इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, मतलब v हमें फाइंड करना है, क्लियर। और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हेंस एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, s इक्वल टू माइनस डी के बराबर हो जाएगी, s इक्वल टू माइनस डी ले लेंगे, ठीक है, क्लियर। हम वही कर रहे हैं, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू समथिंग v, क्लियर, s इक्वल टू माइनस डी, a इक्वल टू माइनस क्यू ई बाय माइनस क्यू E by m, this will be the acceleration, ठीक है। Now अब कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं गाइस, जी हाँ, अब हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल, वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। तो u स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू a हो जाएगा q e बाय m, और s गाइस जैसा कि आपको बताया d है, ठीक है, सॉरी, दिस विल बी माइनस q e बाय m माइनस q e बाय m एंड दिस विल बी माइनस d, क्लियर। तो यहां से जो वेलोसिटी आ रही है आप देख रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2q e d बाय m, ये v स्क्वायर आ गया, तो वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी, वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2q e d बाय m, सिंपल, ठीक है। यही अपना आंसर है, यही वेलोसिटी हमें चाहिए थी कि जब ये पार्टिकल अपोजिट प्लेट को कोलाइड करेगा तब उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सिंपल एकदम न्यूमेरिकल था, आप कर चुके हो इस तरह के काफी क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन में भी किए होंगे कि एक ब्लॉक को छोड़ा है वो नीचे आ रहा है तो उसकी हीटिंग वेलोसिटी क्या होगी, उसकी टाइम ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो एकदम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस हमने मास की जगह एक चार्ज रख दिया था। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्सेस नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि समझ लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, एक प्लेट इस तरह से, एक प्लेट इस तरह से, क्लियर, एक प्लेट इस तरह से और एक प्लेट इस तरह से। तो इस बार ये जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल सिस्टम नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, इस तरह से, क्लियर। मींस ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव हो रहा है, क्लियर, समझ गए होंगे आप, है ना। ग्रेविटेशन अगर आप लगाएंगे इसमें, मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेट होती तो क्या होता, है ना। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई अगर ये प्लेट्स जैसी दिख रही हैं, मतलब वर्टिकल्स वैसी होती तो क्या होता। तो गाइस कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन का टर्म और जुड़ जाता है, दैट इज g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां पे e दिख रहा है आपको, q e बाय m दिख रहा है, जहां पे भी आपको q e बाय m दिख रहा है प्लस g भी साथ में हो जाता, मतलब q e बाय m प्लस g भी साथ में हो जाता, बस, और कोई चेंजमेंट ना होता, क्लियर, और कोई चेंजमेंट ना आता। अगर ये सिस्टम मान लीजिए ऐसा ना होता ये सिस्टम, अब इस सिस्टम को अगर हम इस तरह से यूं रोटेट कर देते तब क्या होता, है ना। इस सिस्टम को हम इस तरह से यूं रोटेट कर देते और ग्रेविटी भी होती, अगर एक्सिस्टेंस में ग्रेविटी भी होती तब क्या होता। तो इस पार्टिकल का मोशन जो है कुछ पैराबोलिक टाइप का होता, पैराबोलिक मोशन टाइप का, समझ रहे हैं आप, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पैराबोलिक मोशन, क्लियर। तो देखते हैं क्या होगा जब ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को जब हम इसको सिस्टम को इस सिस्टम में रख देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब इस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन होगा और नीचे की तरफ भी एक एक्सीलरेशन होगा, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरह से चलता चला जाएगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा पार्टिकल, है ना, इस तरह कोई पाथ होगा, क्लियर। तो अब अगर ऐसा कोई पाथ है, ठीक है, तो उसके में भी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डील करना है। तो इस बार आप एक्सिस तोड़ दोगे, है ना, आप एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग निकालोगे, आप एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट अलग निकालोगे, एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन अलग होगा और वाई एक्सिस की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन अलग होगा, टाइम सेम होगा, क्लियर। टाइम जो एक्स एक्सिस में वही वाई एक्सिस में, मोशन कुछ इस तरह, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन। वैसे आपने पैराबोला में भी काफी क्वेश्चन देखे, पैराबोलिक मोशन में भी काफी क्वेश्शन देखे होंगे, मतलब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी क्वेश्चन इस तरह के देखे होंगे, ठीक है। और अगर नहीं देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चंस में जब जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू एनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट पे एक दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा है ना, तो वो पार्टिकल, उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये हमने देखा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से दो प्लेट्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन d है और इस बार प्लेट इनफाइनाइट नहीं है, इस बार प्लेट l लेंथ की है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए ही है इस क्वेश्चन में भी, पार्ट दो है इस क्वेश्चन में। तो पहले पहला पार्ट देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो ए पार्ट है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
and proton starts from the negative and positive plate, starts from the negative and positive plate respectively। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है गाइस, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और यहाँ से प्रोटॉन, क्लियर, यहाँ से प्रोटॉन, electron and proton start from negative and positive plate respectively and go to the opposite plate. Which of them will win the race? Which of them wins the race? तो कौन रेस जीत जाएगा, कौन जीतेगा रेस, समझ रहे हो? तो आपको ये समझना है कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो इनिशियल दोनों की सेम है ना, कितनी है, 0 रिलीज है ना, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वही रेस जीत जाएगा, ठीक है। तो आप खुद चेक करिए कि किसका एक्सेलरेशन इस केस में ज्यादा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लोग का तो आंसर आ भी गया होगा, ठीक है। तो समझिए जरा किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, खुद सोचिए, वीडियो पॉज करके खुद सोचिए कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जैसा कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो भी QE है, ठीक है, QE मीन्स E है, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड E फॉर कैपिटल E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इस पे एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन पे वो हो जाएगा E/m। यही अगर हम प्रोटॉन के लिए करें, FQ अगर हम बात करें, FQ FP, तो FP जो हो जाएगा वो फिर से EQ हो जाएगा, EQE हो जाएगा, मीन्स QE हो जाएगा, Q जो है वो E के बराबर है, तो EE हो जाएगा फोर्स इस पे भी। और एक्सेलरेशन अगर हम इसकी बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन प्रोटॉन का जो है वो क्या हो जाएगा गाइस, वो EE/mp हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं फोर्स तो दोनों पे सेम है, अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी स्लो होगी, इसका मतलब वो देर से पहुंचेगा, क्लियर। तो समझ लीजिए खुद से ही समझ सकते हैं आप कि प्रोटॉन की जो वेलोसिटी, प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है वो 1000 टाइम कम होगा इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से। इसका मतलब कौन सा पार्टिकल पहले पहुंच जाएगा, कौन सा पार्टिकल पहले पहुंच जाएगा, तो सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रेस जीत जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेस जीत जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं, ओके। तो अब हम एक दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द प्लेट्स टुवर्ड द अदर एंड from the midpoint of the separation of the plate, means ये मिड पॉइंट है प्लेट का, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी यही है और प्रोटॉन भी यही है, इलेक्ट्रॉन भी यही है गाइस और प्रोटॉन भी यही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स द अदर एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट एट वन एंड ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। इस एंड पे एक मिड पॉइंट से मतलब d/2 और d/2 ऊपर नीचे की डिस्टेंस होगी, क्लियर। यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी पॉजिटिव सिग्मा ऊपर है और नेगेटिव सिग्मा नीचे है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटीज आपको पता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम जानते हैं कि प्लेन की वजह से या फिर प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती है, वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, क्लियर। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करना चाहेगा, ठीक है, मतलब प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव करना चाहेगा। मतलब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मोशन करेगा और प्रोटॉन जो है वो इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है। ध्यान रखिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा और प्रोटॉन जो है वो
वो नेगेटिव प्लेट की साइड जाएगा, मतलब या फिर हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? तो इतना हम जान गए हैं, इतना हम जानते हैं। आगे समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूछा ये जा रहा है विच ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर डेविएशन when they come out of the plate if they start with the same initial velocity, एक बार सेम वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार सेम काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक बार सेम मोमेंटम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो समझ में तो हमको बताना है इनके डेविएशंस को कंपेयर करना है गाइस, हमको इनके डेविएशंस को कंपेयर करना है। मींस इनका डेविएशन जो होगा वो अपने पास से किस डायरेक्शन में हो रहा है हमें ये देखना पड़ेगा। क्लियर? तो इनका डेविएशन वाई एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है तो ये जो है इस तरह से डेविएट होगा, ये पार्टिकल इस तरह से डेविएट हो जाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई एक्सिस में इस पार्टिकल का डेविएशन किस तरह का होगा। ठीक है, तो ये आपने पैराबोला में भी काफी बार किया होगा, कुछ नहीं, सिंपल हमें क्या काम करना है, हमें देखना है कि टी टाइम जनरल टाइम टी पे इसका जो डेविएशन होगा वाई वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी आप जानते हैं अभी वाई एक्सिस में वेलोसिटी, अगर हम सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हम इस सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, इस सिस्टम को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें गाइस, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई, दिस विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई। इस केस को हम लेके चल रहे हैं, इस केस को, सिंपल केस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है। क्लियर? तो इस केस को अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में गाइस, नोटिस कीजिए इसकी वेलोसिटी इनिशियल सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वो यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल वाई एक्सिस में जीरो है। ठीक है, और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हमने आपसे बताया था कि अब हम एक्सिस ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हम एक्सिस ब्रेक करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये 2D मोशन है, 2D मोशन को दो एक्सिस में अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हम वी वाई मान लेते हैं, एक्सेलरेशन हमें पता है गाइस, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाय एम हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ई है, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्यू ई बाय एम हो जाएगा, और जो टाइम है वो टी हो जाएगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस का उसको हम वाई से ही डिनोट कर देंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस का मोशन किस तरीके का होगा। हमें पता चल गया वाई एक्सिस का मोशन तो एक्सेलरेटेड हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वाई एक्सिस पे, लेकिन अब हम एक्स एक्सिस के मोशन के बारे में जरा डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। तो एक्स एक्सिस का जो मोशन है गाइस वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए सिंपल सी बात है, जो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स, दिस विल बी यू, और जो यू वाई है वो भी यू ही रहेगी, क्योंकि जो वी एक्स है, वी एक्स मींस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो भी यू ही रहेगी। क्यों यू रहेगी? क्योंकि एक्स एक्सिस में गाइस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ए एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा और टाइम टी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इसमें अगर हम इसका डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मींस हमें वाई निकालना है, वाई, और वाई जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा, वाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो वाई आएगा, जो डेविएशन आएगा वो क्या हो जाएगा गाइस, वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो एकदम सिंपली अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टी यू वाई में जीरो है, यू जीरो है। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर मीन्स हाफ, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है नीचे की डायरेक्शन में तो इसको हम निगेटिव ले लेते हैं। क्लियर? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के बाद हम क्या लगाएंगे, हाफ के बाद हम ये लिखेंगे a की जगह माइनस क्यू ई बाय एम, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे गाइस टी अभी वेरिएबल है, टी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्लियर? तो जब टी के बारे में नहीं पता तो हम कोशिश करते हैं इस इक्वेशन से हम बचेंगे, इस इक्वेशन से हम बचने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए और समझते हैं और क्या कर सकते हैं हम, और देखिए जरा समझिए, टी अननोन है, यहाँ पे क्या अननोन है, टी अननोन है, तो अब t को कहीं से निकाला जा सकता है क्या, t को कहीं से निकाला जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ये t टाइम क्या है,
टी टाइम वो टाइम है जितने टाइम में डेविएशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, इस क्वेश्चन से अब इसी कंसेप्ट को रिलेट करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, किसी वेलोसिटी से ये आगे आ रहे होंगे, तो ये वेलोसिटी की वजह से ये आगे भी जा रहे होंगे और एक्सेलरेशन की वजह से ये डेविएट भी कर रहे होंगे, तो ये प्रोटॉन इधर और इलेक्ट्रॉन इधर डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डेविएशन जो होगा वो एट द एंड पता चलेगा, एट द एंड कितना डेविएशन हुआ, एट द एंड कितना डेविएशन हुआ। मतलब कि ये जो टी टाइम होगा गाइस, ये जो टी टाइम होगा ये हमें ये बताएगा, ये हमें टाइम यही बताएगा सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि कितनी देर में ये पार्टिकल्स इस प्लेट को पार कर चुके हैं, ये पार्टिकल्स इस प्लेट को पार कर चुके हैं। इसका मतलब जो टी है टी विल बी इक्वल टू, अगर हम x एक्सिस की बात करें, अगर हम x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस से हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो l हो जाएगी x एक्सिस में। ठीक है, तो फॉर अब इसमें हम लगाने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, इसमें भी लगाएंगे तो वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, x इक्वल टू ut, u हो जाएगा ux u हो जाएगा, ut t फॉर टाइम हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन कोई नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू कैपिटल स्मॉल l रख दें तो जो टाइम है हमारा डेविएशन का वो टाइम l बाय u आ जाएगा, टाइम l बाय u आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो इधर से हम टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं, इधर से हम टाइम को भी एलिमिनेट कर देंगे इसमें। तो इस बार जो अपना सिस्टम है, वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा रफ करने जा रहा हूँ, आपको क्लियर तो होगा ही। ठीक है, इस बार जो अपना डेविएशन है अपना वो गाइस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ q e बाय m, t की हम रख देंगे l बाय u, l स्क्वायर बाय u स्क्वायर। क्लियर? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है जो कि बता रहा है कि प्रोटॉन नीचे आएगा और q को अगर नेगेटिव रख देंगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। क्लियर? इतनी चीजें यहाँ समझ में आ गई होंगी आपको। क्लियर है ना? तो y जब नेगेटिव तो नीचे, जब y पॉजिटिव तो ऊपर, इसका मतलब प्रोटॉन नीचे आएगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। क्लियर? तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या हैं जब हम इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वेरिएबल यहाँ वेलोसिटी है, क्योंकि तीन केसेस हैं यहाँ पे, जब सेम इनिशियल वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी वाला वेरिएबल हट जाएगा। y इज पहले वाले केस के लिए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा। क्लियर? और मतलब y फॉर डेविएशन है यहाँ पे, y फॉर डेविएशन। सेकंड केस की जब हम बात करते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी, जब सेम काइनेटिक एनर्जी होगी गाइस तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली सा ये है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये है कि m e इंटू यू ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम ई इंटू यू ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम पी इंटू यू पी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इसकी जगह ये हो जाएगा। तो जब ऐसा है तब समझते हैं, तब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असर पड़ेगा इसके डेविएशन पे, डेविएशन का किसका ज्यादा होगा। जब सेम मोमेंटम है तब डेविएशन किसका ज्यादा होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो डेविएशन यहाँ से जो है ये इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये Q दोनों चार्जेस के लिए सेम है तो Q पे नहीं, Q को हटा देते हैं। ठीक है, E दोनों चार्जेस के लिए सेम है तो E को हटा देते हैं, L दोनों के लिए सेम है, L हटा दें, 2 हटा दो, तो Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mu स्क्वायर। क्लियर गाइस? तो Yp बाय Ye की अगर हम बात करें मीन्स प्रोटॉन का डेविएशन और इलेक्ट्रॉन का डेविएशन, तो वो हो जाएगा MEUE का होल स्क्वायर बाय MPUP का होल स्क्वायर। तो इस केस में गाइस, इस केस में जो डेविएशन वो किसका ज्यादा होगा, आप समझ रहे हैं? इस केस में डेविएशन जब सेम इनिशियल वेलोसिटीज होंगी, जब सेम इनिशियल वेलोसिटी होंगी तो वेलोसिटी कैंसिल आउट, ME बाय MP मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डेविएशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डेविएशन क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है और डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है यहाँ से। ठीक है, जब सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तो डेविएशन 1 हो जाएगा। मीन्स इस केस में बोथ हैव सेम डेविएशन YE इज इक्वल टू YP हो जाएगा इस केस के लिए, सेम डेविएशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डेविएशन ज्यादा होगा, YE इज ग्रेटर देन YP। और इस केस की अगर हम बात करें सेम मोमेंटम की अगर हम बात करें तो MEUE सेम हो जाएगा, MPUP सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसको हमें मास के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ME और MP का इंटू करेंगे, इसमें हम एक ME और MP का इंटू करेंगे, तो यही जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा मोमेंटम के फॉर्म में। UP बाय YP बाय YE विल बी इक्वल टू PE का स्क्वायर अपॉन PP का स्क्वायर। ठीक है, हमने ME और MP
का ऊपर नीचे इंटू किया है और ऊपर नीचे इंटू किया है, ME और MP का ऊपर नीचे इंटू किया है, मींस ME का ऊपर इंटू किया तो ME स्क्वायर हो गया, नीचे भी इंटू किया है तो वो ME अभी बाहर है, क्लियर। और हमने MP का भी ऊपर नीचे इंटू किया है तो नीचे वाला तो स्क्वायर हो गया और नीचे ऊपर वाला अभी भी बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो सेम है, ये दोनों सेम है तो MP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस बार डेविएशन YP का ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। इस बार YP इज ग्रेटर देन YE हो जाएगा, क्लियर है गाइस, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, है ना। तो मोमेंटम, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी और सेम वेलोसिटी के बेसिस पे हमने ये डिवीजन किया। तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमें देखना था डेविएशन डिपेंड किस किस चीज पे कर रहा है। एक बार हमने देख लिया कि जो डेविएशन है वो मास और वेलोसिटी पे किस किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो हम सारी चीजें समझ जाएंगे कि किसका डेविएशन कब ज्यादा होगा। जब सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तब दोनों का डेविएशन सेम आ रहा है, ठीक है। जब सेम वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन का डेविएशन ज्यादा आ रहा है, जब मोमेंटम सेम है तब प्रोटॉन का डेविएशन ज्यादा आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस तरीके से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग लेते हुए चला, दोनों में टाइम कांस्टेंट है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पैराबोला में भी काफी बार देख चुके होंगे, ठीक है। अभी आगे भी हमें और इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो फिर तब तक आप अपने कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए, ठीक है गाइस। तो अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो क्या है, देखिए फिर से दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E = 10⁻³ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड, क्लियर। और आपसे कहा गया है कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है और जिसका मास भी आपको दिया हुआ है, क्लियर। तो ये चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 डिग्री के एंगल पे विद अ वेलोसिटी यू कैन से u, क्लियर। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की आपको डिस्टेंस दी हुई है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी हुई है, मतलब 0.02 मीटर की डिस्टेंस आपको दी हुई है, क्लियर। अब आपसे कहा क्या गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे वैसे वैसे हो सकता है इसकी हाइट भी बढ़ने लगेगी, है ना, जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल में देखा था, क्लियर। तो वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ने लगेगी, तो एक इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, एक मैक्सिमम हाइट होगी, वो हाइट ये है अगर, क्लियर। तो आप वेलोसिटी बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जब ये इस प्लेट को टच करने लगेगा, क्लियर। फिर उसके बाद भी अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो ये इस प्लेट को हिट करके नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, मतलब जस्ट टच करके नीचे आ जाए, हिट ना करे, समझ रहे हैं, जस्ट टच करके नीचे आ जाए पार्टिकल, क्लियर। वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर। तो वो वेलोसिटी आप इस तरह से निकालेंगे कि आप इस तरह से निकालेंगे कि वो पार्टिकल जो है उसकी मैक्सिमम हाइट यहीं तक हो, वो पार्टिकल यहाँ से जस्ट टच करके नीचे आ जाए, वही वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी आपसे मैक्सिमम ना पूछी जाती, क्लियर, तो वो यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऐसी वेलोसिटीज हो सकती हैं जिसमें से ये पार्टिकल इस प्लेट को हिट ना करे, क्लियर, बहुत सारी वेलोसिटी होंगी, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ दिया गया है। इसका मतलब ये पार्टिकल की मैक्सिमम वो वेलोसिटी पूछ रहा है जिसके लिए ये जस्ट टच करके आ रही हो, क्लियर, जस्ट टच करके आ रहा हो इस प्लेट को, क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आइए सॉल्यूशन पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सॉल्यूशन पे आइए, आपको बहुत फायदा होगा, क्लियर। तो आई होप दैट यू हैव ट्राइड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन, क्लियर। तो देखते हैं कि सबसे पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, क्लियर, ये किस तरीके से चेंज कर रही है, क्लियर। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैक्सिमम इसकी हाइट है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम आपको होता है कि आप डायरेक्टली पैराबोला को फॉर्मूला निकाल के, पैराबोला को जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है दैट इज u² sin² θ/g, क्लियर, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फॉर्मूले के बेस पे मत जाओ, है ना। वहां पे भी आप g की जगह अगर ये वाला एक्सप्रेशन निकाल के रखोगे आंसर एकदम सेम आएगा, क्लियर। लेकिन आप उससे मत जाइए, क्लियर, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या मतलब है कि ये जो y एक्सिस पे जो हाइट है वो इस हाइट के बराबर हो जाए। तो हमको फिर से ये प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन होगा, क्लियर। तो दो एक्सिस में मोशन है, हम इसको दो एक्सिस में तोड़ देते हैं, क्लियर। एक हो जाती है हमारी x एक्सिस और एक हो जाती है y एक्सिस एंड x एक्सिस, क्लियर गाइस। तो x एक्सिस की जरा हम बात करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये चैप्टर, इस चैप्टर से बाकी
फिजिक्स के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन लगाने में मजा भी आती है। और आपके लिए मैं बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं। आईआईटी में ऐसा नहीं है कि कोई एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं, है ना। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को आईआईटी रिलेट करता है। क्लियर? तो आप समझिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए, तो एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में गाइस जो डिस्प्लेसमेंट वो एक्स ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यू एक्स हो जाएगा, यू cos 45, यू cos 45, यू cos 45 जो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यू cos 45। क्लियर गाइस? यू cos 45 डिग्री, है ना, मीन्स u बाय √2। क्लियर? और अगर हम ए एक्स की बात करें तो वो तो 0 हो जाएगा, तो वी एक्स भी यू एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर? टाइम टी ले लेते हैं, है ना। अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं गाइस, तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में u y जो है वो है u sin 45, मीन्स ये भी u बाय √2 होगी, u बाय √2 हो जाएगी। क्लियर? u बाय √2, u बाय √2। क्लियर है? ये u sin 45 हो जाएगी वेलोसिटी। क्लियर है गाइस? तो u बाय √2। क्लियर है? आगे आते हैं। आगे एक्सेलरेशन जो है ए वाई में वो हो जाएगा कितना, ए वाई में जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये चार्ज पार्टिकल एक्चुअली नेगेटिव है। इसमें चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधी बात है, जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा। हेंस दिस विल बी माइनस ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। मास आपको दिया है चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। टाइम हम टी ले लेते हैं, टाइम हम टी ले लेते हैं। वी वाई हमको अभी नहीं पता, लेकिन वी वाई टाइम के साथ वेरी करेगी, वी वाई टाइम के साथ वेरी करेगी। क्लियर? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी जो वेलोसिटी है वो, देखिए मैक्सिमम हाइट आपको पता है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम डी बोल देते हैं तो मैक्सिमम हाइट डी है। मैक्सिमम हाइट आपको दी है एच मैक्स, एच मैक्स विल बी इक्वल टू डी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो पहले तो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम हाइट पे होगा क्या। मैक्सिमम हाइट पे जो वी वाई होगा, जो वी वाई होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब वाई एक्सेस में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ये पार्टिकल कुछ इस तरह से अगर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंचा और ये यूं हो गया, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम हाइट पे हो क्या रहा है ना। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, इस चीज को अगर हम रिलेट करेंगे तो वहां से हम टाइम निकालेंगे, और वहां से टाइम निकाल के हम हाइट के, मतलब हम वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में रख देंगे टाइम, तो उसी टाइम पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वही हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। क्लियर? फिर से बोलते हैं, फिर से समझिएगा कि अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हम मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्योंकि 0 हो रही है वाई एक्सिस की, है ना, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी को हम 0 करेंगे, वहां से हम टाइम निकालेंगे। टाइम आ जाएगा जब वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब यही वो टाइम है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो हाइट वाले फॉर्मूले में, जहां पे हाइट वाली इक्वेशन में जहां पे टाइम होता है वहां पे हम टाइम रख देंगे और हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। क्लियर? तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझने की अब हम कोशिश करते हैं, क्लियर, कि यहां से कि भाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे y एक्सिस के लिए, फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt हो जाएगा। क्लियर? uy हमें पता है, uy कितना है, u sin थीटा, u sin 45। क्लियर? ay हमें पता है, ay विल बी e बाय m माइनस का इंटू t, तो यहाँ से t आ जाएगा गाइस, यहाँ से t कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू u sin थीटा, u sin 45, क्लियर, अपॉन e बाय m, अपॉन e बाय m ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से ये टाइम आ चुका है। क्लियर? टाइम आ चुका है। हम y एक्सिस पे ही काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ y एक्सिस पे काम कर रहे हैं। क्लियर? अब y एक्सिस में ही हम जब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि काम सिर्फ y एक्सिस में है तो हम x एक्सिस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब हम y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको d रखनी पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं, उसी हाइट पे वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हम d रखेंगे। क्लियर? और यहाँ से जो u है, u इनिशियल वेलोसिटी, दिस विल बी u cos 45, सॉरी, या फिर अब हमें टाइम अगर आ गया है, टाइम में आ गया है अगर, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी इसकी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, खुद से निकालने की कोशिश कीजिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम
कितनी होगी? ओके गाइस, हाँ, तो काफी लोग इस तरीके से चल रहे होंगे, है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो टाइम आ गया कि इस टाइम पे ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि वेलोसिटी क्या होगी कि ये पार्टिकल जो है जस्ट टच करके आए ग्राउंड को, टच करके आए इस प्लेट को, है ना। तो हम जरा इस इक्वेशन से तो नहीं, इस इक्वेशन से तो वेलोसिटी नहीं आई वो वाली, ठीक है। जरा हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। किस इक्वेशन की? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी बात करते हैं जरा, है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि इस इक्वेशन को जब हम y एक्सिस के टर्म में लगाएंगे तो v क्या होगा? v क्या होगा? v विल बी जीरो। वाई समझ गए होंगे कुछ लोग, क्यों जीरो होगा v? हाँ, इसलिए जीरो होगा क्योंकि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उस समय उसकी y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। उस समय उसकी y एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, इस वजह से v जीरो हो जाएगा। u हमें पता है, यही u हमें निकालना भी है आई थिंक, ठीक है। u स्क्वायर, ये कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, क्लियर, प्लस 2 a कितना है? a विल बी e बाय m माइनस का, ठीक है। और s क्या है? s इज द डिस्प्लेसमेंट इन y, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट इन y, जो कि हमें मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाना है, तो हम d लिख देंगे इसको, क्लियर है, ठीक गाइस। तो आप समझ रहे होंगे ये हमने किया क्या? ये हमने क्या किया? हमने माना कि पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, हमने मान लिया कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इस समय u max है, u max मतलब u है, क्लियर। अब इस वेलोसिटी के लिए हम मैक्सिमम हाइट को चेक करेंगे, वो d होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमें पता है, तो और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है d हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1/2, ठीक, इज इक्वल टू 2e बाय m हो जाएगा, 2e बाय m हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा, d कितना है? d सब दिया है, ठीक है। तो यहाँ से u हम निकाल सकते हैं, क्लियर। जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू e 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्लियर। और e कितना है गाइस? e जो है वो 10 की पावर 3 है, इंटू 10 की पावर 3, क्लियर। और d कितना है? d 0.02, मतलब 2 इंटू 2/100, दिस विल बी 2/100, क्लियर। और डिवाइड करना है हमें m से। m कितना दिया है गाइस? m 1.6 इंटू 10 की पावर -30 दिया है, -30, क्लियर। और ये 2 भी ऊपर इंटू हो जाएगा, तो इस 2 से इंटू करा देते हैं चलिए सिस्टम को। अब अंडर रूट भी लेना है, ठीक है। तो जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी 2, दिस विल बी 8, 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे एक 10 बचेगा और यहाँ पे 10 की पावर -11 बचेगा, 10 की पावर -11, ठीक है। और जो कि 10 की पावर -12 हो जाएगा, तो दिस विल बी 10 की पावर 12, क्लियर। तो आंसर जो है u जो है वेलोसिटी u वो हो जाएगा 2√2 इंटू 10 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। ये वो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, क्लियर गाइस। तो हमने सबसे पहले समझने की कोशिश करी इसमें हो क्या रहा था। इसमें हो ये रहा था कि 2 एक्सेस में ये मोशन चल रहा था, 2D मोशन है, पार्टिकल इस तरह से जाके इस तरह से वापस आएगा, क्लियर। तो हमने कहा कि जब पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय उसकी ये वेलोसिटी मैक्सिमम हमें निकालनी थी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी कि पार्टिकल जस्ट प्लेट को टच करके आए। तो हमने मान लिया उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो यही हाइट होगी, ठीक। अब उस मैक्सिमम हाइट के लिए हमने क्या कहा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज करी, वो तो हमने इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग इस तरह से कर रहे होंगे, उनका टाइम वेस्ट हो चुका होगा, क्लियर। वहां नहीं जाना है, यहाँ आना है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है फाइनल वो 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जो है y एक्सिस में वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 हो जाएगी। y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें क्वेश्चन को एक्सिस में तोड़ना पड़ेगा, क्लियर। अभी हम सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस का मोशन सिर्फ इस तरह से होगा कि वो इस तरह से ऊपर जाएगा, इस तरह से वापस, क्लियर। तो ये प्रोजेक्टाइल में आपने देखा होगा, है ना। तो बस वही उसी तरह का मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन लिखी v इक्वल टू 0, u स्क्वायर आपका हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस 2a एक्सेलरेशन y एक्सिस में हो जाएगा और d, क्लियर। याद रखिएगा हम सिर्फ y एक्सिस में ही काम कर रहे हैं, क्लियर। तो जब प्रोजेक्टाइल की बात आए, आपको अगर बेसिक में इसके कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। पूरे कंसेप्ट में अगर हम एक चीज समझने की कोशिश करें, क्लियर, जब प्रोजेक्टाइल वाला पाथ होता है, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम इसकी नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम बेसिक प्रोजेक्टाइल की है, क्लियर। तो अगर आपको बेसिक प्रोजेक्टाइल में कोई दिक्कत आ रही है तो समझने की कोशिश कीजिए, यूं सॉल्व हो जाएगी वो दिक्कत, यूं सॉल्व हो जाएगी। बस जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए कि
अगर कभी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मान लीजिए इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, क्लियर, तो आपको क्या करना है, आपको ये वेलोसिटी u दी गई होगी, क्लियर, और ये एंगल थीटा दिया गया होगा। आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके दो एक्सिस में मोशन हो रहा है, एक अपनी x एक्सिस है और दूसरी अपनी y एक्सिस है, क्लियर। अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि अब इन दोनों मोशन को अलग अलग देखा कैसे जाए, है ना। तो आप ये समझिए कि एक टॉर्च है, एक लाइट है जो आप इस पार्टिकल के ऊपर से मार रहे हो, ठीक है। अब उस पार्टिकल की जो शैडो बनेगी x एक्सिस पे, वो जैसा मोशन करेगी वैसा ही मोशन इस पार्टिकल का x एक्सिस में होगा, क्लियर। और जब यही शैडो, यही लाइट आप y एक्सिस से मार रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर, तो उस समय जो पार्टिकल की शैडो होगी वही मोशन इसका y एक्सिस में होगा, वही मोशन इसका y एक्सिस में होगा। तो आप समझ सकते हो x एक्सिस का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा और y एक्सिस की शैडो का मोशन जो है वो एक इस तरह से होगा कि वो ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और नीचे आ जाएगी, क्लियर गाइस, ठीक है। वो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट के बराबर ही होगी, क्लियर। और उस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है u y वो जीरो हो जाएगी, u y जीरो हो जाएगी। इसी कंसेप्ट का हमने यहाँ यूज किया है, क्लियर। तो अब हम x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग ट्रीट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ y एक्सिस से ही काम किया है, आगे जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम और बात करेंगे। अगर आपको इस कंसेप्ट में अभी भी कोई समस्या लग रही हो तो आप जाओ अपने बेसिक से प्रोजेक्टाइल के 3-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे ढूंढ के लगा लीजिए। मेरा ये ऐसा मानना है कि आपका ये कंसेप्ट छोड़ो, आपका प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट भी तुरंत क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लियर। तो फिजिक्स में जहां पे भी ऐसी चीजें आ रही हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको तुरंत जाके खत्म कीजिए, उन्हें तुरंत जाके खत्म कीजिए, उससे आपके कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस में एक अलग ही अंतर मिलने लगेगा, समझना ना, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ऑलमोस्ट अपना ओवर हो चुका है, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट और नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली आप खुद देख रहे हो कि पहले हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, उसके एप्लीकेशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में ही अब और चीजें आ जाएंगी, समझ लो। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, और फिजिक्स में होता भी यही है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्लियर। ऐसा हम नहीं करते हैं कि सिर्फ अगर हम न्यूक्लियर के एग्जांपल देख रहे हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स के एग्जांपल देखेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी मैकेनिक्स घुस सकती है, क्लियर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैकेनिक्स आ सकती है, या फिर मैकेनिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जा सकती है, क्लियर। या फिर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक आ सकती है, क्लियर, और इलेक्ट्रिसिटी में भी थर्मोडायनेमिक्स आ सकती है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं, क्लियर। तो अगर फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट ओवर हो गया, क्लियर। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हम डायपोल की बात करने जा रहे हैं, डायपोल की बात करने जा रहे हैं कि डायपोल क्या है। तो गाइस डायपोल की बात शुरू करने से पहले जरा एक जनरल बात करते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर आसपास रखे हैं, क्लियर, तो ये जो सिस्टम होगा इसमें पोलैरिटी है। मतलब अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर अलग अलग हैं, क्लियर। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे नहीं है। मीन्स हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस सिस्टम में कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये एक मार्कर है, इसमें दो चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये पोलर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? पोलर सिस्टम है। इस सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये कैप जो है ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हैं, क्लियर। अगर हम किसी और सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम इस सिर्फ कैप की बात करते हैं, क्लियर, इस कैप की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो इस कैप की अगर हम बात करते हैं तो इस कैप में सिर्फ अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये सिस्टम जो होगा ये नॉन पोलर सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? नॉन पोलर सिस्टम, ठीक है। तो जो भी पोलर सिस्टम्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग होते हैं, क्लियर। और जो नॉन पोलर सेंटर होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही जगह पे होते हैं, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं किसमें? नॉन पोलर सिस्टम में। पोलर सिस्टम में कर सकते हैं, क्लियर। तो अब हम समझते हैं जरा डायपोल है क्या, क्लियर। तो डायपोल इज एग्जांपल ऑफ एनी पोलर सिस्टम, क्लियर। एक पोलर सिस्टम का एग्जांपल है क्या डायपोल? तो डायपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a short distance is known as electric dipole, तो गाइस इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है, कोई भी ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल हो सकता है जिसमें
इक्वल और अपोजिट चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस से, एक वेरी शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो ये जो सिस्टम है चार्जेस का, ये हमेशा एक डायपोल बोला जाएगा, एक डायपोल बोला जाएगा। क्लियर? तो अब समझने की कोशिश करते हैं। डायपोल तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम है वो डायपोल हो जाएगा। क्लियर? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायपोल का मोमेंट क्या होता है, या फिर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम P से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट। क्लियर? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर ओनली डायपोल मोमेंट। क्लियर? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, आई एम सॉरी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? याद रखेंगे इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर? मींस अगर हम इस केस की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो होगी गाइस, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, मींस नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी, याद रखिएगा। क्लियर? अभी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको अभी याद करने में इसको कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझिए कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, उसी तरीके से इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। क्लियर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये क्या है, ये P से डिनोट किया जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, और ये है क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब ये जो चार्ज सेपरेटेड है इनमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड का और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे बड़ी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इक्वल टू Q इंटू L हो इंटू 2L हो जाएगा, where 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, where 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये एक सिस्टम है, अगर ये एक सिस्टम है गाइस जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज से सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस 2L, तो ये सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो Q इंटू 2L हो जाएगा, वो Q इंटू 2L हो जाएगा। क्लियर? और इस डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी वो अपने आप कूलॉम इंटू मीटर हो जाएगी, कूलॉम मीटर हो जाएगी। क्लियर? तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल की, है ना। अब गाइस हम बात करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो अब अगर ये डायपोल सिस्टम है तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना, तो हम समझने की कोशिश करेंगे इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, है ना। ये एक चार्ज सिस्टम है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, है ना, कि मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। या फिर कोई अगर जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं तो इसके अक्रॉस, उसके आसपास इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कि इन चीज़ों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये जो पोजीशन होगी, ये जो इसकी बीच की जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन जस्ट इसके बाइसेक्टर पे होगी, इसके बाइसेक्टर पे जो पोजीशन होगी गाइस, वो पोजीशन इक्विटोरियल पोजीशन होगी। वो कैसी पोजीशन होगी, वो पोजीशन इक्विटोरियल पोजीशन होगी। मतलब इसके जो परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को जो बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो इसकी इस डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन है। क्लियर? और अगर हम बात करें कि ये पोजीशन कौन सी है जो इसकी एक्सिस पे लाई कर रही है, जो इसकी एक्सिस पे लाई कर रही है गाइस, वो पोजीशन एक्सियल पोजीशन हो जाएगी, वो पोजीशन एक्सियल पोजीशन हो जाएगी डायपोल की। क्लियर? तो ये पोजीशन डायपोल की एक्सियल पोजीशन है और ये पोजीशन डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन है। क्लियर? इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल से r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कोई इक्विटोरियल पोजीशन पे, है ना, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे मींस r डिस्टेंस पे या फिर अप और या फिर डाउन r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर? r डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर से ही लेंगे, डायपोल से जो हम डिस्टेंस है वो हम सेंटर से ही लेंगे, याद रखिएगा, है ना।
ठीक। तो डायपोल से जब भी कहा जाए r डिस्टेंस, इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है वो डायपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। क्लियर। तो आपको डायपोल से r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो r डिस्टेंस जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे है कि एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए r डिस्टेंस इक्वेटोरियल तो ये दोनों पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर कहा जाए r डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन पे तो ये पॉइंट यहाँ पे, r डिस्टेंस यहाँ पे एक्सियल पे और या फिर यहाँ पे आ सकता है। क्लियर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डायपोल में एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एक्सियल पोजीशन क्या होती है। अगर मान लीजिए डायपोल सिस्टम कुछ इस तरह से है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, तो इक्वेटोरियल पोजीशन गाइस ये हो जाएगी और एक्सियल पोजीशन गाइस ये हो जाएगी। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। एक्सियल मींस ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल मींस perpendicular to the perpendicular bisector of the line joining the positive and negative charge। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल का। मेरे ख्याल से आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे खुद से ही निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए हम एक बार करके देख लेते हैं ये चीज़, है ना। चलिए, तो अभी तक हमने बात करी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी, है ना। तो तीन चार पोजीशंस हैं, समझते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता चल जाएगी। भाई ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस उसके सेंटर से डिस्टेंस होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द अपोजिट चार्जेस। ठीक है, उसका जो सेंटर होगा उससे डिस्टेंस r है। ठीक है, और l क्या है, L जो 2L is the distance between these two charges, hence L is the half of the distance between these two charges। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम निकालेंगे, एक एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला निकालेंगे और एक जनरल पोजीशन पे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जनरल पोजीशन, कोई भी जनरल पोजीशन। ठीक है, क्लियर। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे, है ना। जनरल पोजीशन वाला थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सी एक ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये दोनों तो आप कर लोगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हर सिस्टम की वजह से निकाली है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि वीडियो देखने की बजाय खुद से ही आप एक बार निकालने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू अपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो आप जो पहले एक बार खुद से ट्राई करोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे, तो हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। वो एजम्पशन हम आपको पहले ही बता देते हैं। चलिए, L इज स्मॉलर देन R, इस एजम्पशन को हम यूज करेंगे। अगर इस एजम्पशन को आप यूज करते हैं, ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप खुद से ही निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप निकाला है तो चेक कर लीजिए क्या वो फॉर्मूला यही आ रहा है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फॉर्मूला आएगा EX उसको बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्चुअली वो x एक्सिस में ही होगी, वो x एक्सिस में होगी। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो EX जो होगा गाइस, EX जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EX होगा, मींस इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो EX होगा वो माइनस KP/r³ होगा और EY 0 होगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव x की तरफ होगी। और अगर आप यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो KP, P is what, as you all know, P is the moment, P is the dipole moment। क्लियर है गाइस, P is the dipole moment। तो यहाँ पे जो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर P वेक्टर है, डायपोल मोमेंट का वेक्टर है। और आप जानते हो कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस डायपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो गाइस क्या होगी, वो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है P। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपको अभी हम करके देखेंगे, वैसे आप भी कर सकते हो। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी डायपोल मोमेंट के। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि EX जो है वो वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो EX विल बी माइनस KP/r³। ये माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। आप देख सकते हैं यहाँ से डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड
राइट साइड है, क्लियर। तो ये हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे एक्सियल पोजीशन पे, तो मान लीजिए कोई हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, वहां पे हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड अप करेंगे, वेक्टोरियल एडिशन करेंगे, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और गाइस वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका फॉर्मूला सिंपल यही होगा, एक्सिस इस बार भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, E विल बी K2 बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब। ये P इस बार फिर से वही डायपोल मोमेंट है, मींस इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी, वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है, कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगी। तो अगर हम दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो बिल्कुल सही है ना। अगर हम मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर। अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं गाइस, एक्सियल पोजीशन की, तो एक्सियल पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है मान लीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से नेगेटिव की डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव की वजह से राइटवर्ड होगी, लेकिन हम नेगेटिव की ज्यादा क्लोजर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इस डायरेक्शन में आ जाएगी और डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो एक्सियल की जब हम बात कर रहे हैं राइट साइड, तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। जरा यहाँ पे भी एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड लेफ्ट साइड है और नेगेटिव की वजह से राइट साइड है, लेकिन पॉजिटिव के ज्यादा पास है तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में ही होगी और डायपोल मोमेंट भी लेफ्ट साइड है, मींस इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो जब हम एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, और जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। अब जरा हम समझ लेते हैं, अब जब हम न्यूमेरिकली देख लेते हैं। आई होप दैट यू हैव ट्राइड इट बाय योरसेल्फ, क्लियर। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो फिर आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, क्लियर। बेसिक सा कंसेप्ट है एकदम। एजम्पशन हम याद रखेंगे, एजम्पशन इज L इज स्मॉलर देन R। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम अलग अलग दोनों चार्जेस की वजह से देखेंगे, फिर वेक्टोरियल एडिशन कर देंगे जैसा अभी तक हम करते आए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हो जाएगी K क्यूब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन R स्क्वायर, R ये लेंथ हो जाएगी, R ये L है ये R है, तो दिस विल बी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम E बोल देते हैं गाइस, इसको हम E बोल देते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी, मैग्नीट्यूड यही होगा गाइस, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव चार्ज की वजह से यही होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। अब हम ये x एक्सिस ले लेते हैं और ये y एक्सिस ले लेते हैं, ये पॉइंट A है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, ये y एक्सिस हम ले लेते हैं, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अब हम इस E को रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, क्लियर, ये एंगल अगर थीटा है, क्लियर, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, क्लियर। तो दिस विल बी E cos थीटा, क्लियर, एंड दिस विल बी E sin थीटा। क्योंकि ये ट्रायंगल सिमेट्रिक है तो ये एंगल भी अपने आप थीटा हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं सिमेट्रिक हैं, मींस दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमेट्रिक, तो ये भी थीटा, तो ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होने की वजह से थीटा हो गया, क्लियर, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होने की वजह से थीटा हो गया। तो इसको भी रिजॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे E cos थीटा और यहाँ पे E sin थीटा हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल सही है, E sin थीटा और E sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और जो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यहाँ पे 2E cos थीटा आएगी, ठीक है। अब E की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू K क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्लियर। cos थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा विल बी इक्वल टू L अपॉन हाइपोटेनियस, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, क्लियर गाइस, क्लियर है, इज इट क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से आप ये समझने की कोशिश कीजिए, K को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2QL, दिस विल बी द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, Q इंटू 2L हो जाएगा, है ना, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो हम सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो वो तो गाइस K P बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 आ चुका है, क्लियर, देख लीजिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड है, मींस इन दोनों के साइन अलग हैं, इस वजह से एक माइनस का साइन हमें यहां लगाना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस साइन से यही शो कर रहा है, ये माइनस साइन आपको शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड kp बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2 होगा। अगर हम assumption यूज करते हैं r इज ग्रेटर देन l, देन यहाँ पे l स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये r क्यूब हो जाएगा, हेंस E इज इक्वल टू माइनस kp बाय r क्यूब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, माइनस kp बाय r क्यूब। इसी तरीके से गाइस जब हम एक्सियल पोजीशन के लिए करेंगे, जब हम एक्सियल पोजीशन के लिए करेंगे तब देखते हैं क्या होगा, तब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए माइनस kp बाय r क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्लियर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और एक चीज इसमें समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप पास आ रहे हो, जैसे जैसे आप पास आते चले जाओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे जैसे इससे हम दूर जा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वेटोरियल पोजीशन पे कुछ इस तरह से होंगी, है ना। अब हम एक्सियल पोजीशन पे बात करते हैं, चलिए एक्सियल पोजीशन में बात करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, क्लियर, और यहाँ से ये डिस्टेंस l है, क्लियर, और यहाँ से हमें r डिस्टेंस पे मान लेते हैं, ये एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्लियर है गाइस। तो निकालते हैं, तो पहले इस माइनस q चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर हम प्लस q चार्ज की वजह से निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और प्लस q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, लेकिन हम माइनस के ज़्यादा पास में निकाल रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में E नेट आएगी, जो कि ये E1 है, ये E2 है, तो E नेट विल बी E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्लियर। आप काफ़ी बार कर चुके होंगे ये चीज़ें, इस वजह से मैं यहाँ पे स्पीड में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। वेक्टोरियल एडिशन है, सिंपल है ना। E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 निकाल देते हैं, E1 इज KQ बाय R स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, ये लेंथ L है, ये पूरी लेंथ R है, तो ये लेंथ जो नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, R माइनस L, दिस विल बी R माइनस L हो जाएगी, क्लियर है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर से एक बार समझा देते हैं, चलिए फिर समझने की कोशिश कीजिए कि ये डिस्टेंस अगर L है, ये डिस्टेंस पूरी R है, तो ये डिस्टेंस गाइस जो होगी ये R माइनस L हो जाएगी, क्लियर। तो जो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो R माइनस L है, एक्सियल पोजीशन पे ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इसकी डिस्टेंस R माइनस L है, ठीक है। तो E1 विल बी इक्वल टू KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, क्लियर। ऐसे ही जब हम E2 की बात करेंगे तो गाइस E2 क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, KQ बाय ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस भी L है, और ये पूरी डिस्टेंस R है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो पूरी डिस्टेंस होगी गाइस ये R प्लस L हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। तो हियर इट विल बी R प्लस L का होल स्क्वायर, क्लियर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर हम KQ को कॉमन ले लें, KQ को अगर हम कॉमन ले लें तो इट विल बी R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R प्लस L का होल स्क्वायर, क्लियर है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो KQ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो R स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू सॉल्व इट, क्लियर। तो दिस विल बी E नेट इज इक्वल टू KQ हमने कॉमन ले लिया है ना, और LCM ले लेते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, क्लियर। सिंपल मैथमेटिक्स से चलेंगे, अब सिंपल मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं है, क्लियर। तो दिस विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, क्लियर। हेंस दिस विल बी, यहाँ से आप देखेंगे R स्क्वायर से L स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, 2RL और प्लस 2RL हो जाएगा, दिस विल बी 4RL। अगर आप नीचे देखें तो R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं
r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और r माइनस एल इंटू आर प्लस एल को हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? और के क्यू तो साथ में बाहर था ही, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा गाइस, यहां से अगर हम देखें ये L इज स्मॉलर देन R अगर हम यूज करते हैं तो दिस विल बी R की पावर 4, दिस विल बी R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा K 2K Q इंटू 2L, चेक कीजिए यही लिखा है क्या, डिवाइडेड बाय R क्यूब, चेक कीजिए यही लिखा है। इस एजम्पशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या यही लिखा है, और ये क्या लिखा है गाइस आप चेक कर सकते हैं, ये डायपोल मोमेंट ही लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट आप चेक कीजिए, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। मींस इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2kp by r cube, 2kp by r cube. This is all about the electric field of electric dipole on equatorial and axial position. आज के वीडियो में यहीं तक बात रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल की बात करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, और आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग करके आइएगा नेक्स्ट सेक्शन में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे डायपोल पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे। फिर हम बात करेंगे किसी डायपोल को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।